हूँ आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक और क्लास के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें आप जो है बहुत सारा सीखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज दूसरे चैप्टर की चौथी क्लास स्टडी करने जा रही है जिसमें पेज नंबर 24 से 26 हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की इब्तदाई मुआशी सरगर्मियाँ। यानी पाकिस्तान जब वजूद में आया तो वजूद में आने के बाद पाकिस्तान की शुरू में जो मुआशी सरगर्मियाँ थी, यानी वो मुआशी लिहाज से किस तरह की सूरत हाल उसमें मौजूद थी, कौन कौन सी जो है वो काम किए जा रहे थे मुल्क को तरक्की करने के लिए, उन तमाम की तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ क्या थीं, यानी मुआशी जो सरगर्मियाँ थीं वो शुरू में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद क्या रही, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था। हमने लास्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान की सनती तारीख़ के बारे में स्टडी किया था, उसके बाद पाकिस्तान की कुछ बड़ी सनतों के बारे में तारुफ़ लिया था। तो प्यारे बच्चों, आज जो इसमें पहला टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर, ज़राअत और डेयरी फार्मिंग। क्या है ज़राअत? ज़राअत कहते हैं खेती बाड़ी को। क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ें वो अनाज उगाया जाता है। अनाज उगाने को आप जो खेती बाड़ी करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, उसे क्या बोलते हैं? ज़राअत। ज़राअत और डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग तो आपको पता है किसे कहते हैं? वेरी गुड। जहाँ पे जानवरों का मिल्क निकाल के उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। सही है, डेयरी फार्मिंग। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो पेज नंबर 24 पे और 25 पे इसकी हेडिंग दी हुई है। आप जल्दी से वीडियो पॉज करें और इसे रीड कर लें जल्दी से। वेरी गुड, रीड कर लिया, सही। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के जो दो बड़े सूबे हैं, सूबा पंजाब और सूबा सिंध। ठीक है, पाकिस्तान के जो दो सूबे हैं, सूबा पंजाब और सूबा सिंध, ये ज़राअत के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़राअत इन दो सूबों में ही की जाती है, सूबा पंजाब में और सूबा सिंध में। अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो सूबा पंजाब में सबसे ज़्यादा ज़राअत की जाती है, यानी खेती बाड़ी की जाती है। ज़मीन में बीज डाल के अनाज जो है वो, गल्ला जो है वो उगाया जाता है सूबा पंजाब में और सूबा सिंध में। ठीक है, इन दो सूबों में बड़े पैमाने पर काश्तकारी जो है वो की जाती है। ठीक है, जिसमें नकदावर फसलें भी उगाई जाती हैं, जिसमें ग़िज़ाई फसलें भी उगाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, जो ग़िज़ाई फसलें उगाई जाती हैं, ग़िज़ाई फसलें क्या होती हैं और नकदावर फसलें क्या होती हैं, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं। प्यारे बच्चों, ऐसी फसलें जिनको मुल्क की मुल्क के लोगों की ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी मुल्क के लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए दी जाती है, यानी उसको वो लोग खा के अपनी ग़िज़ा जो है वो पूरी कर सकते हैं। ऐसा अनाज जिसको वो अपने मुल्क में इस्तेमाल करें, मुल्क के अंदर दें, मुल्क के लोग उसको इस्तेमाल करें, उसको खाएं और अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ऐसी फसलें कहलाती हैं ग़िज़ाई फसलें। क्या कहलाती हैं? ग़िज़ाई फसलें। ग़िज़ाई फसलें कौन कौन सी जो है वो पाकिस्तान के अंदर उगाई जाती हैं, सूबा सिंध में और सूबा पंजाब में। तो प्यारे बच्चों, वो ग़िज़ाई फसलें हैं गंदम, चावल और दालें। गंदम, चावल और दालें जो है सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान के लोगों को मिलती हैं और बाकी की जो फसलें हैं वो दूसरे ममालिक में क्या कर दी जाती हैं? एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। क्या कर दी जाती हैं? एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं, यानी इस मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो भेज दी जाती हैं और उसके बदले उनको कुछ ज़र मुबादला मिलता है। गंदम, चावल और दालें, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये सारी ग़िज़ाई फसलें हैं। क्या हैं? ग़िज़ाई फसलें हैं। दूसरी होती हैं नकद आवर फसलें। कौन सी होती हैं? नकद आवर फसलें। कौन सी होती हैं? नकद आवर फसलें। ऐसी फसलें
जिनको उगाया तो जाता है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते ग़िज़ा के तौर पर, बल्कि उसको दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उससे मुल्क की मुआशी सरगर्मियों को पूरा किया जाता है, यानी मुल्क के जो है वो ज़र मुबादला को बढ़ाया जाता है। यानी इसको ये जो फसलें हैं नकदार फसलें, इनको मुल्क में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं। बेचने की वजह से उससे जो हमें ज़र मुबादला आते हैं, पैसे मिलते हैं, वो हमारे ज़र मुबादला कहलाता है। हमारे मुल्क की तरक्की में वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो प्यारे बच्चों, नकदार फसलें कौन कौन सी हैं जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं की जाती बल्कि दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं? वो कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, कपास, गन्ना, तंबाकू, तंबाकू के साथ साथ और रोगनी बीज। ठीक है, ये कौन कौन सी फसलें हैं? ये वो फसलें हैं जो कि नकदावर हैं। नकदावर यानी अब पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल नहीं की जाती बल्कि दूसरे ममालिक में क्या कर दी जाती हैं? एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। रोगनी बीज, क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, ठीक है। तो नकदावर फसलें भी क्लियर हो गई आपको, ग़िज़ाई फसलें भी क्लियर हो गई। प्यारे बच्चों, इसमें जो कपास है वो बहुत ही ज़्यादा अहम फसल है। ठीक है, क्या है? अहम फसल है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैमाने के ऊपर कपास ही उगाई जाती है। एक चावल और एक कपास, इन दोनों की काश्त जो है पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा तादाद में की जाती है। क्या किया जाता है? कपास की और चावल की, इन दो चीज़ों की जो पैदावार है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा की जाती है। तो नकद और फसलों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा पैदावार किस चीज़ की जाती है? गन्ना, तंबाकू और रोगनी बीज में सबसे ज़्यादा कपास की पैदावार की जाती है। सबसे ज़्यादा नकदार फसलों में कपास जो है वो क्या किया जाता है? उगाया जाता है। इसकी सालाना पैदावार, यानी इसकी जो सालाना पैदावार है पूरे पाकिस्तान में, सही है, सालाना 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 5 लाख और 95,000 घाटों से ज़ायद है। 95,000 घाटों से ज़ायद है। प्यारे बच्चों, बात क्लियर हुई आपको? वेरी गुड। तो इसकी जो सालाना पैदावार है, यानी एक साल में पूरे पाकिस्तान में कितनी कपास उगाई जाती है? 1 करोड़ 5,95,000 घाटों से। घाटों में जो है बहुत सारा जो है वो बहुत सारी जो है वो एक गांठ बनती है, तो उसमें बहुत सारी जो है वो कपास जो है वो शुमार की जाती है। ठीक है, तो 1 करोड़ 5,95,000 घाटों से क्या है? जो नकदार फसलों में कपास है वो उससे भी ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो नकदार फसलें भी क्लियर हो गई आपको। तो हमने इसका ज़राअत देख लिया। अब क्या देखेंगे? डेयरी फार्मिंग। वहाँ पे जगह नहीं, हम यहाँ निकाल लेते। डेयरी फार्मिंग, ज़राअत के लिहाज से तो आपने देख लिया। अब डेयरी फार्मिंग के लिहाज से पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रही? जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त इब्तदाई सरगर्मियों में जो डेयरी फार्मिंग थी उसने अपना क्या किरदार अदा किया? तो प्यारे बच्चों, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जब वजूद में आया था तो पाकिस्तान में तीसरी बड़ी डेयरी फार्मिंग जो है वो मौजूद थी। कौन सी बड़ी फार्मिंग मौजूद थी? तीसरी बड़ी डेयरी फार्मिंग जो है वो मौजूद थी। कहाँ मौजूद थी? पाकिस्तान में मौजूद थी। तीसरे नंबर पर डेयरी फार्मिंग पे पाकिस्तान आता है। कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, डेयरी फार्मिंग के लिहाज से पाकिस्तान कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मवेशियों की तादाद कितनी थी जब पाकिस्तान वजूद में आया? उसके बाद मवेशियों की तादाद, किसकी तादाद? मवेशी कहते हैं जानवरों को। ठीक है,
जिनसे मवेशियों की तादाद, यानी पूरे पाकिस्तान में कितने मवेशी मौजूद थे जिनसे फ़ायदा हासिल करके उनसे मिल्क हासिल किया जाता था। तो उनकी तादाद है तकरीबन 5 करोड़। कितनी है? तकरीबन 5 करोड़। कितनी? तकरीबन 5 करोड़। तकरीबन 5 करोड़ क्या है? सिर्फ मवेशियों की तादाद है। अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें, पूरे पाकिस्तान में कितने मवेशी पाए जाते हैं? तकरीबन 5 करोड़ उस टाइम पे। अब तो इससे भी ज़्यादा जो है वो तादाद में मवेशी मौजूद होंगे। अगर इसकी सालाना पैदावार जो है मालूम करें कि भाई ये जो मवेशी हैं 5 करोड़ तादाद में, इनसे पूरे साल में पाकिस्तान कितना जो है वो मिल्क हासिल कर लेता है, यानी कितना फ़ायदा उठा लेता है, तो वो है सालाना पैदावार। इसकी सालाना पैदावार, इसकी सालाना पैदावार है 47 अरब लीटर से ज़ायद। कितनी? 47 अरब लीटर से ज़ायद। प्यारे बच्चों, 100 करोड़ का आपका क्या होता है? 1 अरब होता है। क्या होता है? 100 करोड़ का आपका क्या होता है? सिर्फ 1 अरब होता है। क्या होता है? 1 अरब कितने का होता है? 100 करोड़ का। 47 अरब यानी कितना? 4700 करोड़ लीटर से भी ज़ायद। आप सपोज़ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में इसकी इतनी जो पैदावार की जाती थी। 47 अरब करोड़ से भी ज़ायद, 47 अरब लीटर से भी ज़ायद, यानी ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसकी जो पैदावार है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से कौन से नंबर पर आता है? डेयरी फार्मिंग के लिहाज से तीसरे नंबर पर आता है। प्यारे बच्चों, जब ये इतनी तादाद में जो है वो निकाला जाता था, इसकी पैदावार की जाती, तो प्यारे बच्चों एक मसला था। मसला वो ये था कि ये लोग निकाल लेते थे दूध वगैरह, तो निकालने के बाद जब निकालते थे तो जाहिर सी बात है उसमें जरासीम वगैरह भी आते होंगे। तो उस टाइम पे रिफाइनरी करने का, बिल्कुल साफ़ करने का दूध को कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। निकाला और जो है वो बेचना और जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस ज़माने में बेचने का, गांव वगैरह में बेचने का भी सिस्टम मौजूद नहीं था। फिर एक जो है वो गवर्नमेंट ने निजी इदारों के ज़रिए, यानी प्राइवेट इदारों के ज़रिए जो है वो काफ़ी सारे इदारे ओपन किए। उसमें से एक इदारा था टेट्रा पैक के नाम से। क्या नाम था? टेट्रा पैक। टेट्रा पैक ने क्या किया? टेट्रा पैक ने जो है वो काफ़ी सारे जो है वो इदारे जो है वो कायम करवाए, जिसमें उन्होंने ये काम करवाया कि जो आपका मिल्क होता है उसको रिफ़ाइनरी करके साफ़ करके लोगों तक पहुंचाया जाएगा और सेल आउट करने का भी अमल किया जाएगा। जिस तरह से दुकानों पे सेल आउट हो रहा होता है, इसका भी अमल टेट्रा पैक ने लोगों को बताया कि आप ये इस तरह से दुकानों पे भी जो है वो इसको क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। अगर इसकी अब की सालाना पैदावार मालूम करें तो अब की सालाना पैदावार इसकी बहुत ही ज़्यादा हुई। ये पाकिस्तान में वजूद में आने के बाद थी 47 अरब लीटर। अगर अब की बात करेंगे तो अब मवेशियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसकी डबल से भी डबल जो है अब सालाना पैदावार इसकी पाकिस्तान की हो गई होगी। सही है। अब आप गली से निकलते हैं, हर कोने के ऊपर एक दूध की दुकान जो है वो खुली हुई होती है। सही है। उधर जो है वो दूध वगैरह मिल रहा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैदा किया जा रहा है दूध, मतलब कितना जो है वो हासिल किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो अब मिल्क हासिल किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा आपका जो मिल्क होता है इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपका मक्खन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी दीगर चीज़ें आपकी जो है वो मिल्क से ही बनाई जाती हैं। ठीक है। तो आपको जो है वो ज़राअत और डेयरी फार्मिंग दोनों चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है मादनियात। क्या है? मादनियात। प्यारे बच्चों, मादनियात क्या होती है? मादनियात को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं? मिनरल। मादनियात टॉपिक नहीं है, मादनियात हमारा हिस्सा है। किसका है? माइनिंग का। किसका है? माइनिंग का। माइनिंग यानी कानकुनी। कानकुनी क्या होती है?
कानकुनी से मुराद ज़मीन खोद के आप जो मिनरल्स चीज़ें निकालने का तरीका क्या कहलाता है? कानकुनी। यानी आप ज़मीन को ढक करो, ढक करने के बाद ज़मीन के नीचे जाओ, जाने के बाद वहाँ जो अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ें मौजूद फरमाई है उनको निकाल के लेकर आओ। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? कानकुनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कानकुनी। अब जो ज़मीन के नीचे जा रहे हो और जो चीज़ें निकाल के लेके आ रहे हो वो चीज़ें क्या कहलाएंगी? मादनियात। अगर ज़मीन खोद के ज़मीन के नीचे जा रहे हो और मादनियात निकाल कर ला रहे हो, ये जो पूरा प्रोसेस कर रहे हो, ज़मीन खोद के ज़मीन के नीचे जा रहे हो और जाने के बाद कोयला हो गया, जिप्सम हो गया, लोहा हो गया, ये तमाम चीज़ें निकाल के ला रहे हो, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? आपका कानकुनी कहलाएगा। और जो चीज़ें निकाल के ला रहे हो ज़मीन के नीचे से, वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? मादनियात यानी मिनरल्स कहलाएंगी। क्लियर हो गई बात? प्यारे बच्चों, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जब ज़मीन से चीज़ें निकालते हो तो उसमें मादनियात भी होती हैं और एक मादनी ईंधन होता है। मादनी ईंधन और मादनियात के दरमियान फ़र्क है छोटा सा, एक वो क्लियर कर लें। फॉसिल फ्यूल्स और आप लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो स्टडी भी किया होगा, फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स के दरमियान फ़र्क। सही है, छठी जमात में क्या स्टडी किया होगा? मादनियात और जो आपका मिनरल्स है वो उनके दरमियान क्या फ़र्क है? मादनियात और मिनरल्स के दरमियान प्यारे बच्चों, सॉरी, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स के दरमियान ये फ़र्क है कि दोनों को ज़मीन ढक करके ही निकाला जाता है। बस जो आपके फॉसिल फ्यूल होते हैं उनको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और आपके जो मिनरल होते हैं उनको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी उनको जो है वो खाना पकाने के लिए जो है वो गैस के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। और सिंपल वर्ड में अगर समझें तो ऐसी चीज़ें जो कि आपको हीट प्रोवाइड करें वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फॉसिल फ्यूल्स। क्या नमक आपको हीट प्रोवाइड करता है? नहीं करता। क्या जलाते हैं तो नमक हीट प्रोवाइड करता है? नहीं करता। सही है। इस तरह से ऐसी चीज़ें जो कि जलाया जाए, जिनको जो वो हीट प्रोवाइड करें, वो फॉसिल फ्यूल कहलाती हैं। और मादनियात वो कहलाती हैं जिनको ईंधन के तौर पे, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज़मीन को ढक करके निकाला जाता है। और जो ज़मीन को खोद के आप चीज़ें निकालते हो, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? कानकुनी कहलाता है। आपके पास मुख्तलिफ़ मादनियात के जो है यहाँ पे नाम गिवन है, देख लीजिए जल्दी से। पेज नंबर 25 नज़र आ रहे हैं आपको? जी, आपके पास मुख्तलिफ़ नाम है ये, और नाम के साथ साथ इनको बताया गया है कि ये तमाम के तमाम जो मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, ये इनके इस्तेमालात क्या हैं, ये किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है? सही है, वेरी गुड। तो हम पॉइंट लिख लेते हैं इसका। क्या है? धाती और गैर धाती। धाती और गैर धाती का मतलब मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल आप जानते होंगे, साइंस वगैरह आप भी पढ़ते होंगे, ठीक है? धाती और गैर धाती मादनियात खाम माल के ज़रिए हासिल की जाती है। मादनियात खाम माल के ज़रिए हासिल की जाती है। प्यारे बच्चों, क्या बात है? धाती और गैर धाती मादनियात खाम माल के ज़रिए हासिल की जाती है। यानी आपका मेटल और नॉन मेटल दोनों चीज़ें किसके ज़रिए इस्तेमाल किए जाते हैं? आपके मादनियात में खाम माल के ज़रिए हासिल किया जाता है। खाम माल यानी उसमें मिलावट होती है। मिलावट से मुराद वाली मिलावट नहीं, सही है, जैसे दूध में पानी मिला दिया, ये वाली मिलावट नहीं, बल्कि उसमें मेटल, उसमें लोहा, तांबा, पीतल, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं? मिक्स होती हैं। जब निकालते हैं तो तमाम चीज़ें मिक्स होती हैं, फिर मशीनरी के ज़रिए इनको क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। तो तमाम बच्चों के तमाम बातें क्लियर हैं? वेरी गुड। तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से, ठीक है? कॉपी कर लिया? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है, इसी का हिस्सा है, ठीक है? मुआशी सरगर्मियों का ही हिस्सा है। उसका नाम है फ़िशरी। फ़िशरी बताए ना क्या होती है? वेरी गुड। समंदर में जाके जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं वो क्या कहलाती है? फ़िशरी। क्या कहलाती है? फ़िशरी, फ़िशिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माहीगिरी यानी फ़िशिंग। क्या है? माहीगिरी यानी फ़िशिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं।
ठीक है, चले देख लेते हैं फ़िशिंग के बारे में भी। माहीगीरी यानी फ़िशिंग। तो प्यारे बच्चों पेज नंबर 26 के ऊपर ये गिवन है। तो पेज नंबर 26 के ऊपर ये हेडिंग गिवन है। जल्दी से वीडियो पॉज करें और हेडिंग को रीड कर लीजिए, जल्दी से रीड कर लीजिए, जल्दी से। ठीक है, रीड कर लिया। तो प्यारे बच्चों आपने इसके अंदर पढ़ा होगा कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, कब? जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो पाकिस्तान के पास सिर्फ़ एक छोटा सा बहरी जहाज़ था। क्या था? बहरी जहाज़। बहरी जहाज़ क्या होता है? जिसको समंदर में सफ़र करवाया जाता है, वो क्या कहलाता है? बहरी जहाज़। सही है। 1939 में क्या था? सिर्फ पाकिस्तान के पास एक छोटा बहरी जहाज़ मौजूद था। सही है। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो सिर्फ पाकिस्तान के पास क्या था? सिर्फ एक छोटा सा बहरी जहाज़ मौजूद था। सही है। और उसके ज़रिए जो है वो मछलियाँ वगैरह पकड़ी जाती थी और ये फ़िशिंग का अमल किया जाता था। सही है। मछली को ख़राब होने से बचाने के लिए कोई इंतज़ामात उस टाइम पे मौजूद नहीं थे। उन लोगों ने कोई ऐसे इंतज़ामात नहीं किए थे जिससे मछली जो है वो बच सके। ऐसा भी होता था कभी कभी वो पूरा जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो समंदर में रहते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, जब वापस आते तो काफ़ी सारी मछलियाँ उसमें से ख़राब भी हो जाती थी। तो उनके पास कोई ऐसा अमल नहीं था, कोई ऐसा तरीका मौजूद नहीं था कि जिसके ज़रिए मछलियों को जो है ख़राब होने से बचाया जा सके। जब पाकिस्तान वजूद में आया था, जब उनके पास एक छोटा सा बहरी जहाज़ मौजूद था, इसके अलावा कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, सिर्फ उससे वो क्या करते थे? फ़िशिंग किया करते थे। तो प्यारे बच्चों ये कौन सी सरगर्मी है? ये इब्तिदाई मुआशी सरगर्मी है पाकिस्तान की। ठीक है, जब पाकिस्तान में वजूद में आया था तो उस वक्त की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, कोई जो आपके जो जहाज़ थे वो कोई मौजूद नहीं थे और मछलियों को ख़राब होने से बचाने का भी कोई तरीका मौजूद नहीं था। इसकी वजह से क्या हो गया? तरक्की की शरह क्या थी? इसकी वजह से कम थी, तरक्की की शरह कम थी। प्यारे बच्चों अगर मछलियाँ ख़राब होंगी ज़्यादा से ज़्यादा तो ख़राब होने की वजह से तरक्की होगी, जाहिर सी बात है तरक्की भी कम होगी। तो तरक्की की शरह जो है वो कम थी। किस वजह से? क्योंकि मछलियों को ख़राब होने से बचाने का कोई तरीका उनके पास मौजूद नहीं था। जब ज़्यादा तादाद में मछलियाँ ख़राब हो जाएंगी तो वो सेल आउट भी कम होंगी, जब वो सेल आउट भी कम होंगी तो उससे पैसे भी कम आएंगे, जब पैसे कम आएंगे तो तरक्की भी क्या होगी? ख़ुद ही कम होगी। तो मछलियाँ ख़राब हो गई, बचाने के तरीके ने जो है वो तरक्की को क्या, तरक्की का दारोमदार मछलियों के ख़राब होने से बचाने का था। अगर मछलियों को ख़राब होने के बचाने का तरीका मौजूद होता तो तरक्की की शरह क्या होती? ज़्यादा होती। तो उस वक्त क्या थी? जब पाकिस्तान वजूद में आया तरक्की की शरह क्या थी? कम थी। हर लिहाज से पाकिस्तान, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो हर लिहाज से पाकिस्तान मुआशी सरगर्मी के लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया तो पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की और बहुत सारी चीज़ें दरियाफ़्त कर ली। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसके बाद 1958 में, कब? 1958 में 1958 में क्या हुआ था? 1958 में इन्होंने एक फ़िश हार्बर बनाई थी। क्या बनाई थी? एक खुसूसी बंदरगाह बनाई थी। क्या बनाई थी? फ़िश हार्बर, खुसूसी बंदरगाह। फ़िश हार्बर, हार्बर कहते हैं बंदरगाह को। सही है। तो इन्होंने फ़िश हार्बर बनाई थी, एक खुसूसी बंदरगाह बनाई थी, जिस पे वजह से इनकी तरक्की के थोड़े से रास्ते खुल गए थे, क्योंकि वो उस बंदरगाह पे रुकते और उसी बंदरगाह से वापस जाकर जो है वो मछलियाँ वगैरह पकड़ते और वापस आके वहीं पे खड़ी कर देते अपनी शिप वगैरह उतर के, सेल आउट करके बातें, और फिर वहाँ से दोबारा अपनी कश्ती में बैठते। उन कश्ती में बैठ कर दोबारा से जो है वो मछलियाँ पकड़ने के लिए चले जाते। तो इस फ़िश हार्बर से उनका बहुत ज़्यादा क्या हुआ था? फ़ायदा हुआ था। तरक्की की जो सतह है उसमें जो है वो इजाफ़ा हो गया था।
तो 4 फिश हार्बर बनाई गई थी। कितनी? 4 फिश हार्बर बनाई। 4 फिश हार्बर बनाई, 2 कराची में थी और 2 बलूचिस्तान में थी। कहाँ थी? 2 कराची में थी और 2 दूसरे इलाकों में थी। बलूचिस्तान में पसनी और गवादर के मुकाम पर। कौन से? एक पसनी के मुकाम पर और दूसरा गवादर के मकाम पर बंदरगाह मौजूद थी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। 4 थी जिसमें से 2 कराची में और 2 कहाँ थी? बलूचिस्तान में मौजूद थी। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? वेरी गुड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब 4 बंदरगाह बनाई गई तो उनकी तरक्की में इजाफा होना शुरू हुआ है, क्योंकि वो अब एक जगह से नहीं निकालते थे बल्कि बहुत सारी चारों बंदरगाहों से वो लोग अपनी अपनी शिप लेके निकलते और मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते और जाने के बाद वहाँ से मछलियाँ पकड़ते और मछलियाँ पकड़ने के बाद आगे दोबारा बंदरगाह पे अपनी जो है वो फ़िश अपनी जो बोट होती है उसको खड़ा कर देते और वहाँ से मछलियाँ ले आके सेल आउट करके आते, फिर दोबारा से उसमें बैठ के उसके बाद चले जाते। इस तरह से प्रोसेस ज़्यादा हो गया, इस तरह से ज़्यादा तादाद में मछलियाँ जो है पकड़ना शुरू कर दी, ज़्यादा मछलियाँ उनके पास हासिल होना शुरू हो गई। तो उसके नतीजे में उन्होंने बाहर जो दूसरे ममालिक थे उस ममालिकों को भी मछलियाँ जो है फ़रोग़ करना, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। इसकी वजह से और ज़्यादा तरक्की होती गई। आहिस्ता आहिस्ता इसी फिश हार्बर की वजह से पाकिस्तान 40 ममालिक को फ़िश एक्सपोर्ट करता था। सही है, यानी 40 से ज़ायद ममालिक पाकिस्तान से फ़िश क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे, ख़रीदते थे। ठीक है, और पाकिस्तान उनको क्या करता था? बेचता था, जिसकी वजह से तरक्की की शरह क्या हो गई थी? बहुत ही ज़्यादा तादाद में हो गई थी। प्यारे बच्चों फिर उसके बाद सन 1911 में, कब? 2011 में जब ये सिलसिला चलता गया कि 40 ममालिक को ये बेचता गया, तो प्यारे बच्चों 2011 में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा तादाद में जो है वो फ़िश के लिहाज से, सेल आउट करने के लिहाज से ज़र मुबादला कमाया। कितना ज़र मुबादला कमाया वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी इसकी सालाना पैदावार जो रही 2011 में, सालाना पैदावार इसकी जो सालाना पैदावार रही वो रही 2,22,000 टन। कितनी रही? 2,22,000 टन। प्यारे बच्चों लास्ट टाइम पे बताया था 1 टन कितने का होता है? 1000 किलोग्राम का होता है। कितने का होता है? 1000 किलोग्राम। 1000 kg का 1 टन होता है। सही है, तो 2,22,000 टन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसकी सालाना पैदावार 2011 में सबसे ज़्यादा तादाद में रही और इसने सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला इसी साल में कमाया। तो प्यारे बच्चों इसके बाद जो पाकिस्तान है 2011 से पहले पाकिस्तान सिंपल नेट इस्तेमाल नहीं करता था बल्कि मैकेनिकल नेट जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। गवर्नमेंट जो है वो फिशरी जो मछेरे होते थे उनको लोन देती थी और लोन देने की वजह से जब वो लोन देती तो वो उससे मैकेनिकल नेट्स खरीदते थे। मैकेनिकल नेट क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे नेट होते हैं जो कि बिल्कुल बारीक बारीक उनके जो है वो होते हैं। सही है, ऐसे नहीं कि बहुत जो बड़े बड़े जो है वो गैप उनमें आ रहा है। मिसाल के तौर पे ऐसे नेट नहीं होते थे कि भाई ये नेट है उनका, सही है, उसमें बहुत दूर दूर जो है वो लगे हुए हैं इस तरह से, बल्कि उसमें क्या होते थे? बहुत ही ज़्यादा करीब करीब लगे होते थे। क्या होते थे? करीब करीब। सॉरी, उसमें छोटी हो या बड़ी हो दोनों तरह की मछली जो है वो बआसानी फंस सकती थी। कि इसमें आपके मैकेनिकल नेट में और सिंपल नेट में क्या होता था? छोटी मछली उसके अंदर नहीं फंसती थी बल्कि सिर्फ कौन सी मछली फंसती थी? सिर्फ बड़ी मछली फंसती थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको लोन दिया और लोन देने की वजह से उन्होंने मैकेनिकल नेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उससे फ़ायदा क्या हुआ प्यारे बच्चों? जो छोटी मछलियाँ थी और बड़ी मछलियाँ थी दोनों उसके अंदर फंसना शुरू हो गए और सालाना पैदावार और ज़्यादा बढ़ती हुई चली गई। तो 2,22,000 से भी और ज़्यादा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई आगे चली गई। 2011 में सबसे ज़्यादा सालाना पैदावार रही थी। 2011 के बाद हो सकता है कि ज़्यादा तादाद में और ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में जो है मछली को जो है वो मछलियों का शिकार किया गया हो, जो है वो इसकी पैदावार ज़्यादा हो गई हो। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों आज हमने कितने टॉपिक पढ़े? 3 टॉपिक के पाकिस्तान की इब्तिदाई मुआशी सरगर्मियाँ क्या थी, यानी जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उसने कौन सी तरक्की की, यानी उस वक्त कौन कौन सी जो है वो इसमें जो है वो सरगर्मियाँ मौजूद थी उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो प्यारे बच्चे इसे कॉपी कर लें, ठीक है।
काम क्या करना है, काम देख लीजिए आप जल्दी से। काम सवालात, खाली जगह पुर करें। प्यारे बच्चों, आज जितने स्टडी किए उसमें से 3 ब्लैंक्स आप खुद निकालेंगे। पता है ना कैसे निकालते हैं ब्लैंक्स? वेरी गुड। सो इसके बाद प्यारे बच्चों आप सवालात के जवाब देंगे। सवालात के जवाब दीजिए। सवालात के जवाब दीजिए। आपको सवालात के जो जवाबात हैं वो देने हैं। सवाल नंबर 1, किसी मुल्क की तरक्की में ज़राअत और सनअत के शोबे किस तरह ज़राअत और सनअत के शोबे किस तरह अपना किरदार अदा करते हैं। क्या बताना है प्यारे बच्चों आपको? किसी मुल्क की तरक्की में ज़राअत और सनअत के शोबे किस तरह से अपना किरदार अदा करते हैं। आपको इस सवाल में ये बात क्लियर करनी है। नेज़, इसके अलावा, यानी ये करना तो है आपको काम, ये था, ये भी बताना है इसके अलावा और क्या काम करना है इसी सवाल में। नेस, ये दोनों शोबे एक दूसरे के लिए किस तरह मददगार साबित होते हैं। के लिए किस तरह मददगार साबित होते हैं। क्या बताना है आपको प्यारे बच्चों? आपको बताना है किसी मुल्क की तरक्की में ज़राअत और सनअत के शोबे किस तरह अपना किरदार अदा करते हैं। यानी मुल्क की तरक्की में ज़राअत यानी खेती बाड़ी और सनअत यानी जो आपकी सनतें होती हैं वो किस तरह से अपना किरदार अदा करती है, अपना रोल प्ले करती हैं मुल्क की तरक्की में। आपको ये डिफ़ाइन करना है, सही है, ये बताना है। इसके अलावा नेस, ये दोनों शोबे एक दूसरे के लिए किस तरह मददगार साबित होते हैं। यानी ये दोनों शोबे एक दूसरे की किस तरह से मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं प्यारे बच्चों? या तो आप कर लेंगे, दूसरा वाला थोड़ा सा मैं जो है आपको हिंट दे देता हूँ कि एक दूसरे की किस तरह से मदद करते हैं। मिसाल के तौर पे आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, सनत खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो अनाज गल्ला उगाया जाता है, सही है। आपकी जो सनत है उसमें बहुत सारी मशीनरी होती है, उसमें काम कर रही होती है। आपकी जो कपास है, कपास से आपका क्या बनता है? कपड़ा बनता है। क्या बनता है? कपड़ा बनाया जाता है। जो कपास है अगर वो उगाई नहीं जाए तो क्या होगा? आपका कपड़ा बनेगा? कपड़ा नहीं बनेगा। तो इस तरह से कपास जो है वो इसकी मदद करती है। ज़राअत जो है वो कपास की वजह से जो है वो इसके शोबे की मदद करते हैं, आपके सनत के शोबे की। और सनत आपकी किस तरह से, सनतें आपकी जो है वो ज़राअत के शोबे की किस तरह मदद करती है। सनतें इस तरह से मदद करती हैं, जो आपकी जो सनतें होती हैं बड़ी बड़ी केमिकल फर्टिलाइजेशन वाली, यानी ज़मीन को ज़रख़ेज़ करती हैं, वो आप किस तरह से मदद करती हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं जो कि ज़मीन को जल्दी ज़रख़ेज़ करते हैं। और बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो साल में एक दफ़ा उगाई जाती हैं वैसे, और केमिकल्स की वजह से आप साल में 2-2-3 दफ़ा उगा सकते हो। तो केमिकल्स बनाए जाते हैं और केमिकल्स ज़मीन में जो है वो बिछा दिए जाता है, डाल दिया जाता है। उसकी वजह से आपकी ज़राअत का जो
पैदावार है वो 2 गुना ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा तादाद में जो है वो इसके पैदावार होना शुरू हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, एक हिंट मैंने दे दी है, बाकी आप जो है वो ख़ुद से सोच के कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के शोबे में मददगार साबित होते हैं, आप इसके अंदर लिख लीजिएगा। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो तमाम बच्चे ये काम करिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।